हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एमपीपीएससी के एग्जाम बस कुछ ही दिनों में है, तो हम 9th यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हम प्रयास आईएएस अकेडमी से इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। मैं पहले इसका परिचय, पृष्ठभूमि, विशेषताएं, प्रकार, ई कॉमर्स में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी, लाभ और चुनौतियां, भारत में ई कॉमर्स प्रकार और प्रमुख ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस और इसकी शब्दावली समझेंगे। पहला परिचय। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल या फिर इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं की खरीद और बिक्री से है। ई कॉमर्स का माध्यम कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल होते हैं। उत्पाद इसमें फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि फर्नीचर, किचन आइटम्स, इंडस्ट्री और मशीनरी इसमें बेची जाती हैं। डिजिटल वस्तुओं में ई बुक्स, ई मैगजीन, वीडियो कोर्स और मैगजीन इसमें रिलीज की जाती हैं। सेवा में क्या आती है? कंसल्टेंसी, टीचिंग, राइटिंग, हेल्थ, लीगल एडवाइस, ये सब क्या आते हैं? सेवा में आते हैं। मुख्य वेबसाइट क्या है? अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम मॉल और ईवे, ये सब क्या है? वेबसाइट के नाम हैं। अब आता है प्रमुख। भारतीय ई कॉमर्स बाजार को 2026 तक $200 मिलियन तक बनाना है। तो 2026 तक क्या करना है? $200 मिलियन तक पहुंचाने हैं हमारे ई कॉमर्स को। इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। 1969 में कार्पुसर्व कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सर्विस की स्थापना की गई थी। 1969 में इसको बनाया गया था। देखो, 6 है, नॉर्मल कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन हम उसको तेज कर दिया, तो उसको पलट दिया, तो वो हो गया 9। और क्या हो गया? ज़्यादा का टाइम लेने का मतलब कम टाइम लेने का। तो कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सर्विस, ये क्या है? कंप्यूसर्व है। आरपानेट की स्थापना एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा 1969 में की गई थी। आरपानेट की भी स्थापना, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने ई शॉपिंग का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? तो ई शॉपिंग का आविष्कार माइकल एल्ड्रिच के द्वारा किया गया है 1979 में। 1981 में थॉमसन हॉलिडे इंग्लैंड में पहली बार B2B शॉपिंग सिस्टम शुरू किया गया था। कहाँ पे हुआ था? थॉमसन हॉलिडे ने। तो हॉलिडे के दिन आप शॉपिंग करने जाते हो, तो B2B शॉपिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? थॉमसन हॉलिडे ने की थी। और 1982 में बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। किसने किया था? बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने। बहुत सारे टन में कंप्यूटर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। 1984 में गेट्स हेड ने पहली बार V2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया था। किसने किया था? गेट्स हेड ने पहली बार B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरुआत किया था 1984 में। 1982 में क्या होता? बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज, मतलब कंप्यूटर से एक्सचेंज किए गए थे। ई प्लेटफॉर्म है ना, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था 1982 में। फिर आते हैं 1984 में ग्रेट हेड ने पहली बार B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की थी। किसने की थी? गेट हेड ने। तो गेट खोल दो, सारे कंज्यूमर अंदर आ जाएंगे। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत की गई थी गेट हेड में। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र का कोड लिखा था। कब लिखा था? 1990 में लिखा था। टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र का कोड लिखा था। 1992 में बुक स्टैफ अनलिमिटेड ने पुस्तकों का मार्केट प्लस लॉन्च किया था, शुरू किया था। तो बुक स्टैफ का अनलिमिटेड जो किताबों का मार्केट प्लेस है, वो 1992 में लॉन्च किया गया था। 1994 में 10 समोरन्स टेल्स नामक पुस्तक बुक नेट मार्केट से सबसे पहली सुरक्षित खरीदारी बनी, जिसे क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। किसको खरीदा गया था? 10 समोरन्स टेल्स को खरीदा गया था। पहली सुरक्षित खरीदारी बनी जिसको क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। अमेज़न की शुरुआत भी 1994 में ही हुई थी। 1995 इसमें ईबे की स्थापना की गई और 1998
2008 में। पेपाल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू की गई थी 1998 में। अब आती है ई कॉमर्स की विशेषताएं। गैर नगद भुगतान संभव हो पाता है, विज्ञापन और विपणन आसानी से होता है, 24 घंटे 7 दिन सेवा को उपलब्ध होती हैं, बिक्री से पहले और बाद में सेवाओं का समर्थन होता है, बिक्री में सुधार होता है, संचार में सुधार होता है और सूची प्रबंधन इसमें बन जाता है। ये थे हमारे ई कॉमर्स। हम इसका पहले देखो पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ARPANET आया जो कि 1969 में आया था और इसी में जो कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सर्विस स्टार्ट की गई थी। 1979 में जो ई शॉपिंग का आविष्कार किया था माइकल एल्ड्रिच ने। थॉमसन हॉलिडे आए 1981 में और इन्होंने B2B शॉपिंग सिस्टम की शुरुआत की। बोस्टन 1982 में आए और इन्होंने पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। कहाँ पे, बोस्टन में किया था। थॉमसन हॉलिडे ने पहली ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की थी। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को ग्रेट हेड ने स्टार्ट किया था। देखो मुख्यतः पहले आते हैं माइकल एल्ड्रिच। तो इतने रिच थे कि ने ई शॉपिंग स्टार्ट कर दी कि भाई हम ई शॉपिंग करेंगे। ई शॉपिंग का आविष्कार कर दिया एल्ड्रिच ने। फिर आते हैं थॉमसन हॉलिडे ने आप शॉपिंग करने जाओगे तो शॉपिंग सिस्टम स्टार्ट किया हॉलिडे के द्वारा जो कि B2B था। फिर आते हैं बोस्टन में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ई कॉमर्स के लिए और गेट्स हेड ने पहली ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम स्टार्ट किया। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में पहला कोड लिखा जो कि वेब ब्राउज़र का था। फिर स्टेफन अनलिमिटेड ने एक बुक मार्केट स्थापित की। अनलिमिटेड बुक्स थी वहाँ पे, तो बुक मार्केट प्लस को लॉन्च किया और यहाँ से एक 10 सैमुराइज टेल्स की बुक थी जो कि पहली बार ऑनलाइन बेची गई थी और इसको पेमेंट किया गया था क्रेडिट कार्ड से। अमेजोन 1994 में आई है, 1995 में आई है ईबे और 1998 में आया है पेपाल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अब आते हैं ई कॉमर्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रमुख प्रकार पहला होता है B2B। इसको बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। यह 2 या 2 से अधिक कंपनियों के मध्य व्यापार का उदाहरण है, जैसे कि eStick.com और जनरल इलेक्ट्रिक। ये क्या है, B2B हैं। B2C इसका पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। यह कंपनी और उपभोक्ता के मध्य व्यापार का उदाहरण होता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट इसके उदाहरण हैं। C2C इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। यह उपभोक्ताओं के मध्य व्यापार का उदाहरण है। तो क्या करता है, 2 उपभोक्ताओं के मध्य इसमें व्यापार किया जाता है, जैसे कि ईबे हो गया, OLX हो गया, ये सब C2C के उदाहरण हैं। C2B में क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें ग्राहक अपना सामान सेवा बिजनेस व्यवसायियों की उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट करता है। तो कोई भी ग्राहक है वह, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना कोई सामान बना रहा है हथकरघा से, तो वो क्या कर सकता है, व्यापारियों को अपना सामान बेच सकता है। जिसमें इसके उदाहरण है एप्पल, एल्प और ट्रिप एडवाइज़र। ये सब क्या है, सिटीजन टू बिजनेस। फिर आता है G2B, इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस इसका पूरा नाम होता है। सरकार प्रशासनिक संस्थानें अपनी सेवाएं व्यावसायिक संस्थानों को उपलब्ध कराती हैं, तो इसे G2B कहा जाता है, जैसे कि ई गवर्नेंस MCA21। फिर आता है B2G, इसमें बिजनेस टू गवर्नमेंट कहा जाता है इसको। फिर आता है G2C, इसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑनलाइन माध्यम से सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना G2C कहलाता है। इसका उदाहरण है फास्टैग ऑनलाइन, MP ऑनलाइन, उमंग, ई मित्र सेवा। ये सब क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन है। फिर आते हैं P2P, इसको पीयर टू पीयर कहा जाता है। 2 व्यक्तियों के मध्यस्थ की वस्तु सेवा बेचने हेतु करार इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में सेवा या फिर वस्तुओं को बेचने के लिए जो करार किया गया है वो P2P के अंतर्गत आता है। इसमें आता है ग्नूटेला इसका उदाहरण है, ग्नूटेला। अब आती है M कॉमर्स, इसमें मोबाइल के जरिए ई कॉमर्स किया जाता है। M कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स हो गया, तो मोबाइल के जरिए इसमें कॉमर्स किया जाता है। फिर से देखते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और इसमें आते हैं eSticks.com एंड जनरल इलेक्ट्रिक। B2C में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। फिर C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ईबे, OLX। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, एल्प, ट्रिप एडवाइज़र। G2B, बिजनेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस, ई गवर्नेंस, MCA21। B2G, गवर्नमेंट टू
बिजनेस टू गवर्नमेंट, G2C इसमें होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, फास्टैग, MP ऑनलाइन, उमंग, ई मित्र सेवा। P2P में क्या होता है, पीयर टू पीयर, दो व्यक्तियों के बीच ही वस्तुओं और सेवाओं का करार होता है, जैसे कि गोनेटिला। और M कॉमर्स में क्या होता है, मोबाइल के जरिए ई कॉमर्स किया जाता है। ई कॉमर्स की प्रमुख तकनीक पहली होती है EDI, EBB और EFT। EDI, EBB और EFT। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, यह एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, इंटरचेंज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है EDI का। और इसमें डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। 1970 में इस तकनीक का प्रयोग किया गया और ई कॉमर्स में इसको प्रारंभ किया गया। आज इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, जो कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में इसका प्रयोग किया जाता है, EDI का। अब आता है EBB। यह भी एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। यह सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। इसमें मैसेज बोर्ड होता है और कंप्यूटर फोरम भी कहा जाता है, मैसेज बोर्ड और कंप्यूटर फोरम भी कहा जाता है। इसमें मैसेज को किसी भी रीड और रिस्पॉन्स कर सकता है, मतलब इसको मैसेज को कोई भी रीड कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड है और ये सार्वजनिक होता है। इसका प्रयोग एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। तो एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट में EBB का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को। इसको मैसेज बोर्ड, कंप्यूटर फोरम भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर फोरम है, आप आओ सूचना पढ़ो और रिस्पॉन्स करो। मैसेज बोर्ड है, आप आओ सूचना पढ़ो और आगे इसको रिस्पॉन्स करो। तो बुलेट की जैसे चलती रहती है, बुलेटिन बुलेटिन बुलेटिन, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आती है EFT। इसका यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। देखो अभी अपन कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या है, बैंकिंग है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसको कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। आवश्यकता बैंक अकाउंट बैंकिंग की सुविधा देता है। तो ये क्या क्या देता है, बैंक अकाउंट और नेट बैंकिंग की सुविधा देता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके कुछ माध्यम होते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड्स कर सकते हो, डेबिट कार्ड्स कर सकते हो, मोबाइल वॉलेट्स कर सकते हो और POS के द्वारा भी कर सकते हो। तो पहले आता है क्रेडिट कार्ड। यह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें अद्वितीय संख्या खाते से जुड़ी होती है। तो इसमें एक कार्ड होता है जिसमें एक संख्या होती है जो कि आपके खाते से जुड़ी होती है। इसके ज़रिए उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है और क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंक उपभोक्ता की तरफ से पैसे का भुगतान किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद उपभोक्ता बैंक को उस पैसे का भुगतान कर देता है, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। और इसका भुगतान करने के लिए बैंक खाते में राशि का होना अनिवार्य नहीं होता। देखो जैसे कि हमें आज कोई चीज़ पसंद आ रही लेकिन हमारी पेमेंट नहीं आई है, पैसे ही नहीं है हमारे खाते में, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड से वो चीज़ खरीद लेंगे या ड्रेस खरीद लेंगे। फिर जब मेरी पेमेंट आ जाएगी तो फिर उसमें कट जाएगा पैसा, फिर हम उसको भुगतान कर देंगे क्रेडिट कार्ड का। तो ये क्या होते हैं कि यदि आपके खाते में पैसे नहीं तब भी आप इससे भुगतान कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेबिट कार्ड। यह क्रेडिट कार्ड से तरह ही छोटा सा एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। इसमें भी भुगतान करने के लिए बैंक खाते में राशि का होना अनिवार्य होता है। जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड था उसमें अनिवार्य था, लेकिन इसमें भुगतान करने के लिए राशि का होना अनिवार्य होता है डेबिट कार्ड में। उपभोक्ता जितना सामान खरीदेगा तुरंत डेबिट कार्ड के जरिए उसका भुगतान किया जाएगा। तो ये सीधा हमारे बैंक से जुड़ा होता है और हमारे बैंक खाते में पैसे होने चाहिए यदि आपको इससे भुगतान करना है तो। नेक्स्ट आता है मोबाइल वॉलेट। यह भी एक पारंपरिक वॉलेट का डिजिटल संस्करण है। उदाहरण के लिए पेटीएम, जियो मनी, स्टेट बैंक, बडी और फ्री चार्ज, ये सब क्या है, मोबाइल वॉलेट है। नेक्स्ट आता है POS। इसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू सेल, पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का ही एक प्रकार है। इसका प्रयोग किसी दुकान में भुगतान करते समय किया जाता है POS का, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है ACH ट्रांसफ़र, ACH ट्रांसफ़र। इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस।
ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस यह एक इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र प्रक्रिया है। क्या है? बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र प्रक्रिया है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस ट्रांसफ़र है, बैंक टू बैंक मनी को ट्रांसफ़र करता है। इसमें बैंक उपभोक्ता के निर्देशों पर एक बैंक से अन्य बैंक के पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लगता है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब आते हैं प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ये क्या है? ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं। आप स्टोर फ्रंट कर सकते हो या फिर मार्केट प्लेस खोल सकते हो। तो पहला आता है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। इसमें ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से बनते हैं। इसमें एक कंपनी सिर्फ एक ही उत्पाद को बेचती है, मतलब आपके पास एक ही फ्रंट दिखेगा और एक ही सामान को आप बेच सकते हो। यह लिमिटेड या बंद ई कॉमर्स का उदाहरण है। इसमें क्या है? लिमिटेड ही आपको सामान बेच सकते हो और ये बंद ई कॉमर्स का उदाहरण है। उदाहरण के लिए मैग्नेटो, विक कॉमर्स, इंट्रामोगो, डुपल कॉमर्स और सोफी, ये सब क्या हैं? ये लिमिटेड और बंद ई कॉमर्स के उदाहरण हैं और ये सब ऑनलाइन स्टोर फ्रंट हैं। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के कुछ उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि मैग्नेटो। ये क्या है? एक सरल ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसमें विशेषज्ञों का समूह, डेवलपर और एजेंसियों की सेवा नागरिकों हेतु उपलब्ध कराई जाती है। मैग्नेटो मतलब मैग्नेट के जैसे उनको बुलाते हैं। एजेंसियां डेवलपर्स हैं ये और नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराते हैं मैग्नेटो। फिर आते हैं वो कॉमर्स। यह एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है। क्या है? एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है। यह वर्ड प्रेस सैटेलाइट को एक ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए आवश्यक फीचर उपलब्ध कराता है। तो क्या करता है? एक वर्ड प्रेस साइट को एक ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए आवश्यक फीचर उपलब्ध कराता है वो कॉमर्स, ओपन सोर्स कॉमर्स टूल है। विग कॉमर्स में क्या होता है? B2B ई कॉमर्स के लिए एक ब्लॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सेलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। कौन? बिग कॉमर्स। तो ब्लॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सेलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है B2B ई कॉमर्स। अब आता है इंस्टामोजो। यह एक इंडियन ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का उदाहरण है जिसके जरिए मुख्य रूप से PDF इत्यादि को आसानी से सीधा पेमेंट देकर खरीदा जा सकता है। किसको? इंस्टामोजो को, कि हमें कोई PDF चाहिए तो हम सीधे पैसे ट्रांसफ़र करके PDF को खरीद सकते हैं। तो इंडियन ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का उदाहरण है ये। अब आता है रोजर पे। यह भी एक इंडियन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। इसकी शुरुआत जयपुर के स्टार्टअप ओसिस ने की थी। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? जयपुर के स्टार्टअप ओसिस के द्वारा की गई थी, रोजर के द्वारा। रोजर रोज पढ़ना पड़ेगा तभी तो स्टार्टअप बिल्कुल एकदम सक्सेस होगा ना। तो जय होगी तुम्हारे स्टार्टअप की। तो रोजर स्टार्टअप है ओजिस, जो कि जयपुर का एक स्टार्टअप है। यह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भी स्वीकार करता है, क्योंकि भैया राजस्थान में क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उनका ही भुगतान को स्वीकार कर देता है ये रोजर पे। रोज पे करो, विदेश से भी आए हो तब भी रहो, लेकिन रोज पे करो। यह एक मुख्यतः व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए ही है। अब आते हैं सभी ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। डोमेन हाउस क्या होता है? यह एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। डोमेन हाउस क्या है? देखो, दो मन है, एक तो तुम्हारे कंप्यूटर में है और एक और मन है, तो वो क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गया। ऑरेकल कॉमर्स, इसमें B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कौन है? ऑरेकल। तो अपन ऑरेकल कल आना भैया, तो बिजनेस वाले ही बोलते हैं और अपन बिजनेस वालों को ही बोलते हैं। तो B2B एंड B2C होता है, ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। सोफी ये स्टोर प्लेटफॉर्म या फॉर्मेट है जिस बनने के लिए सॉफ्ट सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? स्टोर प्लेटफॉर्म फॉर्मेट बनाने के लिए एक मीडिया प्रोवाइड करता है सोफी। फिर आता है
डुबकी कॉमर्स, इसके द्वारा हम ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। डुबकी, कर्ज में नहीं डूबना पड़ेगा और हम ऑनलाइन स्टोर बना लेंगे। तो चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का, इसमें क्या होता है, लिमिटेड सामान बेच सकते हो एक ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट के माध्यम से, और लिमिटेड और ये बंद ई कॉमर्स कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि मैग्नेटो, इसमें बहुत सारे समूह विशेषज्ञ डेवलपर एजेंसियों को सेवा नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं। ई कॉमर्स सॉल्यूशन फोरम है। फिर आते हैं वू कॉमर्स, इस ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है। वर्ल्ड प्रेस साइट को यह एक ऑनलाइन स्टोर में बदल देता है। बिग कॉमर्स B2B ई कॉमर्स के लिए ब्लॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सेलिंग के लिए उपलब्ध कराता है। इंस्टा मोजो, यह इंडियन ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का उदाहरण है। इसके जरिए PDF इत्यादि को आसानी से आप खरीद सकते हो पेमेंट देकर। रोजर पे, यह जयपुर के एक स्टार्टअप कंपनी ओसिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को स्वीकार करती है और व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए काम की है। इंडियन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। कुछ वही और भी हैं स्टोर फ्रंट, जैसे कि आता है डोमन, तो ये क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ऑरेकल B2B एंड B2C ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। सॉफी, यह स्टोर फॉर्मेट बनाने के लिए सॉफी सुविधा प्रदान करता है। और डुबके ई कॉमर्स, इसके द्वारा हम ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यह एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विक्रेता और क्रेता आपस में व्यापार करते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में क्या होता है, एक बिल्कुल मार्केट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे विक्रेता और क्रेता आकर व्यापार करते हैं। यह ड्रॉप शिपिंग का उदाहरण है। क्या है, ड्रॉप शिपिंग का उदाहरण है। उदाहरण के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा इत्यादि विश्व की प्रमुख ऑनलाइन मार्केट प्लेस के उदाहरण भी हैं। जो ये क्या करता है, ड्रॉप शिपिंग का उदाहरण है। ऑनलाइन आप इसमें सामान, एक क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं, आप सामान खरीद बेच सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इसके उदाहरण है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की। पहले आता है अमेजोन। इसका परिचय, यह विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी और कार्य करना इसने 1995 में प्रारंभ किया था। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है और भारत में इसका बेंगलुरु में स्थित है। इसके संस्थापक जेफ बेजोस थे और अभी इसके CEO हैं एंडी जेसी। ईबे ई प्लेटफॉर्म से जाओगे वे, तो 5 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। और प्यारे अमीधार इसके संस्थापक हैं। तो ईवे, तो इस बे में बहेगी धार, तो ओमी धार। मुख्यालय है सेंट जोन्स कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है, सेंट जोन्स कैलिफोर्निया में स्थित है। जिंगडोंग, यह चीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 1998 में इसको स्टार्ट किया गया था। अन्य नाम है इसका JD.com और 360वे। क्या है, जिंगडोंग, मतलब हमारा जो डॉग है वो हर दिशा में जाता है। इन जोंगडोंग, तो जिंगडोंग क्या है, एक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। अन्य नाम है इसका JD.com और 360वे। रकूटेन, यह जापानी ई कॉमर्स कंपनी है। टोक्यो, 1998 में इसको बनाया गया था। हिरोशिमा, मिकितानी में इसका हेडक्वार्टर है। तो कहाँ पर है, मिकितानी में। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। पहली आती है अमेजन, सबसे बड़ी है, इसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। स्थापना 1994 में हुई थी। अमेरिका, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत में बेंगलुरु में है और अभी वर्तमान में एंडी जेसी इसकी CEO है। फिर आते हैं ईवे, इसमें ईस्वी में जाओ तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या, इसके यहाँ पियरे अमीधार इनके संस्थापक थे। सेंट जोस कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। जिंगडोंग चीन की है और इधर उधर वाले जो 1998 है इसमें इसकी स्थापना की गई थी। JD.com और 360वे इसका नाम से पुकारा जाता है। रकूटेन जापान की है। हिरोशिमा में इसका हेडक्वार्टर है।
और ये जापान की ई कॉमर्स कंपनी 1998 में बनाई गई थी। कुछ और आती हैं जैसे कि अलीबाबा, यह भी चीनी ई कॉमर्स कंपनी है। इसके संस्थापक 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक हैं इसके जैक मा। मुख्यालय है हाओझुंग चाइना में, हाओझुंग चाइना में स्थित है। अन्य वैश्विक ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि B2W, कंफिनिया डिजिटल, ये ब्राज़ील की है। जलांडो ब्राज़ील की है, जलांडो। और ग्रुप ऑन यूएसए की है। और बालमार्ट भी यूएसए की है। तो बालमार्ट और ग्रुप ऑन, तो ग्रुप को ऑन करता है यूएसए, बालमार्ट यूएसए। जलैंडो यूएस जर्मनी की है। और जो हमारी B2Z है, कंफोनिया डिजिटल, ये ब्राज़ील की है। नेक्स्ट आता है इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मतलब जो इंडिया में ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वो। फैब मार्ट, जो एकदम फैब में रहता है। पहला है fabmart.com। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। बिल्कुल एकदम फैब में रहते हैं। तो फैब 1999, इसकी स्थापना के विश्वेश्वरन के द्वारा की गई थी। यह भारतीय ई कॉमर्स के पिता कहे जाते हैं। बाद में इसका नाम इंडिया प्लाजा.com रख दिया गया। इसे भारत की प्रथम ई कॉमर्स कंपनी माना जाता है। किसको? फैब मार्ट को। एकदम फेमस हो गई थी, फरवरी में आई होगी। और सब लोग कहते हैं उस टाइम नो 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 के विश्वेश्वरन इसके संस्थापक हैं। भारत के ई कॉमर्स के पिता कहे जाते हैं। इसका नाम बदलकर इंडिया प्लाजा.com रख दिया गया और यह भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। फिर आता है इंडिया मार्ट। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, इंडिया मार्ट की। और नोएडा में इसका मुख्यालय है। संस्थापक हैं इसके दिनेश अग्रवाल और विरजेश अग्रवाल। यह अपनी समय, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, लेकिन 2000 के बाद इसे ई कॉमर्स में सक्रिय किया था। तो पहले ये नॉर्मल चल रही होगी, ई कॉमर्स कंपनी नहीं थी, इसलिए इसका नाम नहीं आया। तो 1996 में किसने स्थापना की थी? दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल। तो इंडिया मार्ट में क्या है भैया, अगल बगल वाले लोग हमेशा दिखते रहते हैं इंडिया में। तो इंडिया मार्ट की स्थापना किसने की थी? अग्रवाल भाइयों ने। तो दिनेश और ब्रजेश दिन में और रात में भी हमेशा बिजी रहते हैं एक दूसरे को देखने के लिए। फिर आते हैं, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, लेकिन इसे काम करना 2000 में प्रारंभ किया। नेक्स्ट है मिंत्रा। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया इसके संस्थापक रहे हैं। किसके? मंत्रा के। तो मंत्रा मतलब हमारे जो 7 फेरे होते हैं ना शादी के मंडप में, उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। मंडप मतलब मंत्रा, बंगले में होते हैं आजकल तो मंडप। और इसमें बंसी बजती है, बिनती होती है और लव्वी होता है। तो मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया इसके संस्थापक रहे गए हैं। इसका अधिग्रहण 2014 में फ्लिपकार्ट के द्वारा कर लिया गया था। भैया कार्ड भी छपते हैं, तो 14 में इसको फ्लिपकार्ट कर, पहले में तो सबने कार्ड छपवाया, लेकिन दूसरी वाली होगी 14 हो जाएंगे मंत्र, तो कोई कार्ड छपवाएगा नहीं करेगा, सारे कार्ड फ्लॉप हो जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट इसका अधिग्रहण किया है 2014 में। नेक्स्ट आता है स्नैपडील। डील भैया अच्छी है, 2010 में आई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और संस्थापक कौन है? कुणाल बहल और रोहित बंसल। कुणाल बहल और रोहित बंसल। इतने ज़्यादा कोड़े घले के रोने लगा रोहित। स्नैपडील 2010 में आई थी। जवांग.com 2012 में आया। संस्थापक है इसके प्रवीण सिन्हा। अधिग्रहण किया गया है इसका जुलाई 2016 में फ्लिपकार्ट द्वारा मिंत्रा के जरिए अधिग्रहण किया गया था। किसने किया है? फ्लिपकार्ट द्वारा मिंत्रा का, क्योंकि मिंत्रा का किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा से बोला कि जाओ भैया जवांग को पकड़ो और उसका भी अधिग्रहण करवा लो। 2012 में आई थी जवांग, इसका अधिग्रहण 2016 में कर लिया गया और फरवरी 2020 में इसको बंद ही कर दिया गया। फिर आता है पेटीएम। इसकी स्थापना भी 2010 में हुई थी। नोएडा में इसका मुख्यालय है। संस्थापक हैं इसके विजय शेखर शर्मा। फरवरी 2017 में पेटीएम मॉल ऐप लॉन्च किया गया था। पेटीएम मॉल ऐप 2017 में लॉन्च किया गया था। अब आते हैं भारत के कुछ अन्य प्रमुख ई मार्केट प्लेस, जैसे कि फार्मेसी, जियो मार्ट, 2GUT, नायका, 1MG, फर्स्ट केयर,
मेडिफ्लाइफ, ग्लोफर, अजियो और शॉप क्लूज, ये सब के हैं भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो पहला आता है फैबमार्ट। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। किसने की थी? के विठेश्वरन के द्वारा की गई थी। ये हमारे ई कॉमर्स के पिता हैं और इनने इसका नाम बदल के indiaplaza.com कर दिया गया और यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है पहली। फिर आते हैं इंडिया मार्ट। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसको विनीत अग्रवाल और ब्रजेंद्र अग्रवाल के द्वारा, नहीं, दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 2002 में इसने ई कॉमर्स में सक्रियता भूमिका निभाई थी। फिर आता है मंत्रा। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 2014 में इसको अधिग्रहण कर लिया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। स्नैपडील 2010 में आई थी। नई दिल्ली में है। कुणाल बहल और रोहित बंसल इसके प्रमुख हैं। जवांग 2012 में आई थी। प्रवीण सिन्हा इसके संस्थापक थे। अधिग्रहण कर लिया है इसका फ्लिपकार्ट के द्वारा मिंत्रा ने और फरवरी 2020 में इसको बंद कर दिया गया। पेटीएम 2010 में आई। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। विजय शेखर शर्मा इसके प्रमुख हैं और 2017 में इसने पेटीएम मॉल ऐप लॉन्च किया था। अब आते हैं अपने फ्लिपकार्ट। पूर्व में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आई है। वर्तमान में यूएस की कंपनी है क्योंकि अगस्त 2018 में वालमार्ट ने इसे 981.3% में शेयर देकर खरीदा था। 981.3% में फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया है? वालमार्ट ने खरीद लिया है। इसका मुख्य शेयरधारक निम्न है। पहले आते हैं टाइगर मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दो हैं टाइगर मैनेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। संस्थापक 2007 में हुई थी फ्लिपकार्ट की स्थापना और यह सचिन बंसल और विनी बंसल की थी। कानूनी अधिकार का जो मुख्यालय था वह सिंगापुर था और ऑपरेशनल जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। सीईओ इसके कल्याण कृष्णमूर्ति थे और इसके सहायक जो कंपनियां हैं वो है मिंत्रा, जवांग, ई कार्ट और फोन पे और जीवंस। ये इसकी प्रमुख सहायक कंपनियां कौन कौन सी है? मिंत्रा, जवांग, ई कार्ट, फोन पे और जीवंस। भारत में ई कॉमर्स कंपनियां। भारत में 10 अक्टूबर 2002 में आईटी एक्ट 2000 के प्रभाव से ई कॉमर्स को कानून मान्यता प्राप्त हुई। पिछले 10 वर्षों में ई कॉमर्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, जिनमें से ई बैंकिंग और ई शॉपिंग, ई व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई। भारत में 2 प्रमुख ई कॉमर्स विद्यमान हैं। पहले आते हैं B2B और B2C। B2B क्या है? इसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करता है तो B2B हो गया। इसमें व्यापार और ई वाणिज्य, ई सर्वे आदि इसके रूप होते हैं। कुल ई कॉमर्स का 70% भाग B2B के अंतर्गत आता है। B2C इसमें उपभोक्ता सीधे व्यापारी से जुड़ता है, जैसे कि ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, मेल ऑर्डर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत का पहला साइबर लॉ है। यह भारत में ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 17 अक्टूबर 2000 में संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। 17 अक्टूबर को संसद ने पारित किया था। 17 अक्टूबर को एक साथ सबने सिग्नेचर कर दिए थे, संसद के द्वारा पास हो गया 2000 में। फिर इसको 24 अक्टूबर मतलब 24 घंटे के लिए चलाया गया था ना, तो 24 घंटे वो मतलब पकड़ने के लिए बैठा रहेगा। 2009 से इस घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया। तो संशोधन कब किया गया? 2009 में संशोधन किया गया। यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित एवं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। जो डिजिटल हस्ताक्षरित और जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं उनको कानूनी मान्यता प्रदान कौन करता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब आता है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता को भी संरक्षण करना है, इतने सारे उपभोक्ता हैं तो उनको भी संरक्षण करना है। तो इनको तो 20 जुलाई 2020 में संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। 20 जुलाई 2020 में
इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया है। किसने? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इस एक्ट में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के गठन का प्रावधान किया था। इसका प्रावधान है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का प्रावधान करता है। यह दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है कि वही दायित्व की अवधारणा क्या है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के भीतर शिकायत प्राप्त की सूची देनी होगी और 1 महीने के भीतर इसका निपटारा भी करना होगा। किसके लिए? तो किसमें प्रावधान किया गया था? जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 2019, इसमें कहा गया था कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा एक प्रावधान गठित किएगी जो 48 घंटे के भीतर शिकायत प्राप्त करेगी और 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी यह एक सलाहकारी निकाय है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री होते हैं। उपभोक्ता कभी ज़्यादा खरीदता क्या है? तो हमेशा वो खाना खरीदता है, खाद्य चीज़ें या फिर सामाजिक वितरण की चीज़ें खरीदता है। तो उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष संबंधित राज्य मंत्री होते हैं। विभिन्न क्षेत्र इसके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो सदस्य हैं वो हैं 34 सदस्य और कार्यकाल होता है 3 वर्ष। अब आती हैं ई कॉमर्स लाभ एवं चुनौतियां। ई कॉमर्स के लाभ एवं चुनौतियां। विश्वव्यापी पहुंच होना ई कॉमर्स का लाभ है। यह सस्ता माध्यम प्रोवाइड करता है। आसान शॉपिंग का होना, हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करता है और बेहतर एवं अधिक विकल्प देता है ई कॉमर्स लाभ। अब आते हैं ई कॉमर्स की चुनौतियां। प्रोडक्ट की असली जानकारी नहीं हो पाना, तकनीकी ज्ञान का अभाव, सामान का लंबा इंतजार करना पड़ता है, धोखाधड़ी जैसी घटनाएं होती हैं, वित्तीय एवं व्यक्तिगत जानकारी की असुरक्षा इसमें बनी रहती है। अब आते हैं इससे संबंधित शब्दावली। पहला आता है जेम विजन 3.0। यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उदाहरण है। इसमें सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए 2016 में जेम्स 2016 में इसको लाया गया था और लक्ष्य था सरकारी खरीद में शून्य भ्रष्टाचार करना। विकास इसका आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय करता है। विकास किसने किया है इसका? वाणिज्य मंत्रालय आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के द्वारा किया गया है। इसके तहत संयुक्त सचिव और समान स्तर के अधिकारी जैन सेवाओं के उपयोग हेतु अधिकृत किए जाते हैं। जो संयुक्त सचिव हैं उनके समान स्तर के जो अधिकारी होते हैं जैन सुविधा के उपयोग हेतु इसमें अधिकृत किए जाते हैं। 2016 में आया। द सरल कलेक्शन यह केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्रालय द्वारा 4 मई 2000 को लॉन्च किया गया था। द सरल तो भैया बहुत ज़्यादा सरल सा है, 2020 में आया था। 4 मई को इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने। यह जेम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जो जेम 2016 में आया था उस पर ही ये उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो उनको क्या करना है? सरस करना है स्व सहायता समूह के उत्पादों को। प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन इंडिया द्वारा चलाया गया है भारत में। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान कराना और इन्वायरमेंट को प्रदूषण पहुंचाए बिना। तो ग्राहकों को बेहतर उत्पाद पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो स्टार्ट किया है अमेजॉन ने। ईमेल कॉमर्स ये क्या है? यह ई कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण साधन है। CRM कंप्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसके एक साधन हैं। तो ईमेल कॉमर्स क्या है? यह एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें CRM तो कंप्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसके साधन हैं। फिर आते हैं NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGSS, इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यह बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा अंतरण या फिर ट्रांसफ़र का माध्यम है। फास्ट फंड ट्रांसफ़र करने के लिए बनाई गई थी RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI, इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी शुरुआत NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, RBI के द्वारा, और RBI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और RBI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यह मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जो कि स्मार्टफोन पर विभिन्न प्रकार की वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। क्या करता है? मोबाइल आधारित एक भुगतान प्रणाली है जो कि स्मार्टफोन पर विभिन्न प्रकार की वित्तीय लेन देन करने की सुविधा देता है। यह अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है और इसके उदाहरण है SBI पे, ICICI पॉकेट, फोन पे और भीम ऐप। ये सब यूनिफाइड UPI के द्वारा दिए जाते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा। यह RBI और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। AEPS, यह आधार सक्षम कैशलेस भुगतान विधि। क्या है? आधार सक्षम कैशलेस भुगतान विधि है। यह माइक्रो ATM की तरह है। यह लेन देन के लिए स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का प्रयोग करता है, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य होता है। स्कैनर का तरह प्रयोग करता है ये फिंगरप्रिंट को, लेकिन इसमें आधार से लिंक होना चाहिए खाता। अब आता है USSD, ये है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यह मोबाइल बैंकिंग का उदाहरण है। जब इंटरनेट कनेक्शन एवं स्मार्टफोन उपलब्ध न हो तब वह कैशलेस सुविधा को भुगतान कर सकता है। #99 डायल करके एक सेवा का लाभ लिया जा सकता है। #99 डायल करके हम इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। SBI, ICICI, BOB, PNB आदि बैंक USSD भुगतान विकल्प का समर्थन करती हैं। तो ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। इसमें उपभोक्ता द्वारा कंप्यूटर के जरिए एक खाते का परिचालन एक विभिन्न सेवाओं जैसे कि फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए करता है। या फिर नेट बैंकिंग इसको कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं। पहले आता है जेम, 2016 में आया था, किसानों के लिए था और इसमें जो भ्रष्टाचार था, सरकार खरीद के बीच में भ्रष्टाचार था, उसको कम करना था। जेम सेवाओं के उपयोग हेतु इसको अधिकृत किया गया है। इसमें मुख्य सचिव होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। विकास कौन करता है? आपूर्ति एवं निपटान महानिर्देशालय के द्वारा किया गया है। 10 सरस क्या है? 2020 में लॉन्च की गई थी 4 मई को। विकास एवं पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा जेम्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। स्व सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ईमेल कॉमर्स, यह CRM, कंप्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ERP, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, इसी के साधन है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इसको बनाया गया है। अब आते हैं RTGSS, यह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। यह मुद्रा ट्रांसफ़र का माध्यम है। इसका प्रयोग फास्ट फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरचेंज, शुरुआत NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और RBI के द्वारा की गई थी। यह
अंतर बैंक लेन देन की सुविधाएं देता है और इसमें SBI पे, ICICI पॉकेट, फ़ोन पे और भीम ऐप आते हैं। ऐप से यह सक्षम कैशलेस भुगतान विधि है, माइक्रो ATM की तरह है। लेन देन के लिए स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट स्कैनर का प्रयोग करता है, लेकिन आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। USSD यह अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है, मोबाइल बैंकिंग का उदाहरण के अंतर्गत आता है। इसमें यदि स्मार्टफोन ना हो तब कैशलेस बैकअप की सुविधा दी गई है। #99 डायल करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। SBI, ICICI, बॉब, PNB आदि विषय या विज्ञान जो है USSD भुगतान मिशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को और ट्रांसफर कर सकते हो, मनी शॉपिंग कर सकते हो। बैंकिंग सुविधा को हम इसको स्टार्ट कराना आवश्यक होता है और ये होने चाहिए। फिर आती है महत्वपूर्ण तथ्य। अमेजॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है, तो प्रोजेक्ट जीरो किस संबंधित है? अमेजॉन से। पेपाल इंडिया ने निर्बाध लेन देन करने के लिए भारत क्वेश्चन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कब किया था? कब नहीं किया था, लेकिन पेपाल के द्वारा किया गया है। पेपाल खुद ही आई है 1998 में, तो इसके निर्बंधन के द्वारा लेन देन के लिए वन टच कार्यक्रम चलाया गया था। वन टच कार्यक्रम 2005 में अमेजॉन ने अमेजॉन प्राइम सेवा स्टार्ट की हुई 2005 में। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश। यदि आप ऑनलाइन भुगतान कर रहे हो तो कुछ सब्सिडी मिलती है, तो इसको सबसे पहले भारत ने करवाया था। भारत की नई ई-कॉमर्स नीति 1 फरवरी 2019 को लागू की गई थी और रिकुतेन यह जापान की कंपनी है। रिकुतेन। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।